हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यार एग्रीकल्चर रैंकर्स के लिए। मैं आपका अपना युवराज धानिक और ये हमारा फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 8वां लेक्चर है, 8 लेक्चर, जिसमें हम प्लांट डेंसिटी एंड क्रॉप जियोमेट्री, अगर हिंदी में कहें हम तो पौध संख्या और फसल ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जिस टॉपिक की बात करें तो हम वो प्लांट डेंसिटी को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रॉप जियोमेट्री को पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पौध संख्या क्या होती है। देखिए, प्लांट डेंसिटी इज द नंबर ऑफ प्लांट्स पर यूनिट एरिया इन क्रॉप्ड फील्ड। क्या बता रहा है कि पौध संख्या किसी फसल क्षेत्र में प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित पौधों की संख्या होती है। अब समझिए क्या होता है। मैं इसे अपने शब्दों में समझाता हूं आपको। जैसे ये आपका एक खेत है, ओके। अब ये आपका कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ये मान लीजिए आपका ये एक, मान लीजिए एक फुट स्क्वायर का है ये, यानी कि 1 फुट स्क्वायर का है। अब इस यूनिट एरिया में कितने पौधे लगे हुए हैं, उनकी संख्या को ही हम क्या कह देंगे, क्रॉप डेंसिटी कह देंगे। अब बात समझ गई कि हम कह देंगे अगर हमारे हर 1 फुट में 10 पौधे लगे हुए तो हम कह देंगे हमारी क्रॉप डेंसिटी कितनी है, 10 है। अब इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद इसमें शायद अगला पॉइंट ये है कि इट्स इंडिकेट द साइज ऑफ द एरिया अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट्स। अब ये इसका काम क्या होता है, देखिए ये करता कि है प्रत्येक पौधे को उपलब्ध क्षेत्रफल को दर्शा देता है। अब जब हमें पता होगा कि हमारे एक इसमें इतने पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, और हमारा खेत इतना है, या फिर हमने जो एरिया लिया था, अब उतने में हम उसका डिवाइड कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एक पौधे के लिए कितना स्थान प्राप्त हो रहा है। अब हम बात करेंगे क्रॉप जियोमेट्री की। क्रॉप जियोमेट्री आपको पता है क्या होता है, किस आकार होते हैं, ठीक है, यानी फसल जियोमेट्री। क्रॉप जियोमेट्री इज द पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ओवर द ग्राउंड। ये एक प्रकार का पैटर्न है, ठीक है। फसल ज्यामिति भूमि पर पौधे के वितरण का पैटर्न है। इट डिफाइंस द शेप ऑफ द एरिया अवेलेबल टू एन इंडिविजुअल प्लांट। क्या बता रहा है कि ये प्रत्येक पौधे को उपलब्ध स्थान के आकार को दर्शाता है। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि उस क्षेत्र में जो पौधे लगाए गए हैं वो किस पैटर्न में लगाए गए हैं, वो किस आकार में लगाए गए हैं, उसे ही कह देंगे हम क्रॉप जियोमेट्री, यानी फसल ज्यामिति। इतनी सी बात। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। यहां हम जिस इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं तो हम क्रॉप डेंसिटी के इंपॉर्टेंस की बात करने वाले हैं, ठीक है। क्रॉप डेंसिटी की इंपॉर्टेंस को देखने वाले हैं, तो इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं। तो आता है ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी इज क्रूशियल फॉर यील्ड। अधिक पौध संख्या उपज के लिए आवश्यक है। हम जानते हैं जितने ज्यादा पौधे होंगे उतनी ज्यादा उपज होगी। यील्ड ऑफ क्रॉप डिपेंड्स ऑन फीड प्लांट डेंसिटी। जो फसल की उपज होती है, क्या फसल की उपज होती है, वो पौधों की संख्या पर निर्भर करती है, ठीक है। फाइनल डेंसिटी डिपेंड्स ऑन जर्मिनेशन रेट और सर्वाइवल इन फीड। अब हमने ये तो कह दिया कि जितने ज्यादा पौधे होंगे, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा हमें फसल मिल जाएगी। लेकिन जो पौधों की संख्या भी तो किस पे निर्भर करेगी, वो निर्भर करेगी कि हमारे जर्मिनेशन का रेट कैसा है, हमारे जितने भी डाले थे उनमें से कितने बीज हमारे अंकुरित हुए हैं, कितना प्रतिशत अंकुरित हुए, और अंकुरित होने के बाद भी उनमें से कितने सर्वाइव किए हैं, ठीक है, यानी उसमें पौधों में से कितने जीवित रहे हैं, उनकी जीवित दर कितनी है, सर्वाइवल रेट कितना है। इसके बाद हम बात करेंगे कि रेनफेड कंडीशन में प्लांट डेंसिटी कैसे मायने रखती है, कैसे अपनी भूमिका निभाती है। रेनफेड कंडीशन, वर्षा आधारित स्थिति में हाई प्लांट डेंसिटी रिप्लेट्स स्टोर्ड सॉइल मॉइस्चर बिफोर क्रॉप मैच्योरिटी। अब क्या होता है कि अधिक पौध संख्या फसल पकने से पहले मिट्टी की नमी को समाप्त कर देते हैं।
अब आपने देखा होगा ज्यादातर, जैसे आप गेहूं की फसल को देखें कि जब आप कटाई करने जाते हैं उससे मैच्योरिटी के जो समय होता है उससे पहले उनकी जो आसपास की एरिया होता है लगभग सुखा देते हैं, उसकी नमी सोख लेते हैं। ठीक है, इसलिए लो डेंसिटी लीव सॉइल मॉइस्चर अनयूटिलाइज्ड। अब जो कम पौध संख्या में मिट्टी की नमी को पूरा उपयोग नहीं हो पाता। अब अगर रेनफेड एरिया में नमी ज्यादा है और पौधे कम लगे हुए हैं तो उसकी नमी का सही से उपयोग नहीं हो पाएगा, ये बता रहा है ये पॉइंट। ऑप्टिमम डेंसिटी इंश्योर efficient use of soil moisture, nutrient, sunlight and etc। क्या होता है कि जब हमें अधिक पौधों की संख्या से मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, सूर्य के प्रकाश आदि का कुशल उपयोग संभव हो पाता है। अब उसमें कोई जगह ही खाली नहीं है कि कोई चीज वहां गिरी और उसका प्रयोग ही ना हो पौधों द्वारा, अगर अच्छे से गहन डेंसिटी है उसकी। कई बार गहन डेंसिटी भी खतरनाक हो जाती है, अभी आगे आपको इसी लेक्चर में समझ में आएगा कैसे। इसके बाद हम बात करते हैं इरिगेटेड कंडीशन की, यानी सिंचित परिस्थितियों में जहां पर पानी है हम खुद दे सकते हैं। ठीक है, यानी जहां पर हम इरिगेशन करते हैं फील्ड में। व्हेन वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लिमिटिंग, हाई डेंसिटी इज प्रेफर्ड टू यूटिलाइज सोलर रेडिएशन। अब क्या करते हैं कि जब नमी और पोषक तत्व सीमित नहीं होते हैं, अब ये हम पर निर्भर करता है कि मुझे कितना पानी दें और कितने पोषक तत्व दें, तो सूर्य का प्रकाश पूरा उपयोग करने के लिए अधिक पौधे संख्या आवश्यक होती है। अब हमें जब ये चीजें हम पे डिपेंड कर रही हैं तो पौधे जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसका सही से उपयोग हो सके, इसलिए हम पौधों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए खेत में। अब रिलेशनशिप की बात करेंगे कि प्लांट डेंसिटी एंड ईल्ड में किस प्रकार का रिलेशनशिप है। पौध संख्या और उपज। इंडिविजुअल प्लांट ईल्ड डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्लांट डेंसिटी ड्यू टू कंपटीशन। अब क्या होता है कि जब कोई पौधा है, पहले ये समझिए, मैं खेत बना देता हूं एक, सॉरी एक और बनाता हूं, दो बनाता हूं तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे ये समझिए, हाँ ये अब एक ये खेत है जिसमें लो डेंसिटी है, ठीक है, लो डेंसिटी है, इसमें हाई डेंसिटी है, लिखते नहीं बनना है, चलो हाई ऐसे समझ लो ना। इसमें क्या है कि एक पौधा जो होगा, ये वाला जो पौधा होगा, इसमें जो उपज होगी वो ज्यादा होगी इसकी अपेक्षा, लेकिन इसकी जो पूरे खेत की उपज होगी, जो एड होगी, वो कम होगी। इसके पूरे खेत की उपज इस वाले के पूरे खेत की उपज ज्यादा होगी, इस वाले की खेत की उपज कम होगी। क्यों? लेकिन अगर एक पौधे की बात करेंगे तो एक पौधे में इसकी ईल्ड ज्यादा होगी और इसमें कम होगी। अब बात समझ में, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंपटीशन होता है भाई, आपने उर्वरक दिया, अब ज्यादा डेंसिटी है, ज्यादा पास पास लगे तो उर्वरक उसे भी चाहिए, इसे भी चाहिए, ठीक है, तो आपस में कंपटीशन कर लेंगे जल के लिए, हर चीज के लिए। इसलिए सिर्फ एक पौधे की अगर डेंसिटी की उपज की बात करेंगे तो इस वाले की ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। अब बात समझ में आ गई? However, yield per unit area increase up to an optimum density then decline। लेकिन प्रति इकाई क्षेत्र उपज एक सीमित तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। अगर वही चीज मैंने जो अभी आपको बताई थी कि एक सीमित मात्रा तक ही आप, प्रतिशत तक ही आप डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपने ज्यादा बढ़ाया तो आप खुद सोचिए, ज्यादा पास पास हो जाएंगे हमारे पौधे, इतने पास पास कि अब उन्हें आपस में कंपटीशन करना पड़ रहा है कि उन्हें प्रकाश मैं लूंगा, इस पानी का मैं उपयोग करूंगा, इस पानी का उपयोग मैं करूंगा, ये तो उर्वरक चाहिए, और एक दूसरे से ही लड़ने लगे। और जब लड़ने लगे तो कुछ पौधे उसमें मर जाएंगे, कुछ कमजोर हो जाएंगे और ज्यादातर हो जाएंगे, ठीक है, जिससे उसे उपज कम हो जाएगी। अब बात समझ में आई कि हम सीमित मात्रा से तक ही डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं जिससे हमें ईल्ड ज्यादा प्राप्त हो। अगर ज्यादा ही बढ़ा दी कि बिल्कुल सघन तो डेंसिटी, वो जो ईल्ड होगी वो कम हो जाएगी हमारी। अब ईल्ड हमारी दो टाइप की होती है, बायोलॉजिकल ईल्ड और इकोनॉमिकल ईल्ड। तो बायोलॉजिकल ईल्ड की बात कर लेते हैं पहले कि बायोलॉजिकल ईल्ड यानी जैविक उपज क्या होते हैं। इंक्रीज विद प्लांट डेंसिटी अप टू अ प्लेट्यू, यानी कि
सेचुरेशन पॉइंट क्या है, मतलब समझिए, पौध संख्या बढ़ने पर जैविक उपज भी एक सीमा तक बढ़ती है फिर स्थिर हो जाती है। ये बता, अब जो हमारी बायोलॉजिकल ईल्ड होती है वो भी एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद स्थिर हो जाती है, फिर उसके बाद बढ़ना बंद कर देती है। बायोलॉजिकल ईल्ड में हमारा क्या क्या आ जाता है, भूसा आ जाता, जैसे हमने गेहूं बोया उसमें जो भूसा आया, जो हमारे बीज आए, ये सब बायोलॉजिकल ईल्ड है। ठीक है, ये सब इसे पूरा तरीके से बायोलॉजिकल ईल्ड कहेंगे। उसके बाद अगर हम इकोनॉमिकल ईल्ड की बात करेंगे, आर्थिक उपज की, तो इसमें जो गेहूं आया उसे ही हम मानेंगे इकोनॉमिकल ईल्ड। इंक्रीज विद प्लांट डेंसिटी अप टू एन ऑप्टिमम पॉइंट देन डिक्लाइन। क्या होगा कि इसमें अधिक उपज उचित पौध संख्या पर बढ़ती है लेकिन फिर गिरने लगती है। उसमें क्या है कि स्थिर रहेगी, उसमें गिरेगी नहीं, बायोलॉजिकल ईल्ड कभी गिरती नहीं है, लेकिन जो हमारी इकोनॉमिकल ईल्ड होती है वो कम हो जाती है अगर ज्यादा ही उन्हें बढ़ा दी डेंसिटी। उसी तरह हम बात करते हैं प्लांट डेंसिटी और ग्रोथ का रिलेशनशिप कैसा है। प्लांट डेंसिटी एंड ग्रोथ यानी पौध संख्या और वृद्धि। प्लांट डेंसिटी, प्लांट हाई इंक्रीजेस विद हायर डेंसिटी ड्यू टू कंपटीशन फॉर सनलाइट। अब क्या होता है कि अधिक पौध संख्या से प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण पौधों की ऊंचाई बढ़ जाती है, क्योंकि भाई उन्हें भी प्रकाश चाहिए और जो छोटा रहेगा उसे प्रकाश नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, वो प्रॉब्लम्स आएंगे उसे, इसलिए उसे खुद को लंबा करना होता है। डेंस प्लांटिंग रिड्यूस लीफ थिकनेस एंड चेंज लाइफ ओरिएंटेशन। क्या बता रहा है ये कि जो घनी बुआई होती है उससे क्या होगा, पत्तियों की मोटाई कम हो जाएगी और उनका कोण बदल जाता है, यानी कि समझिए वो अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं, यानी कि नीचे की ओर दबती जाएंगी, ज्यादा फैलेंगी नहीं, ये बात है। ड्राई मैटर प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस विद डेंसिटी अप टू अ लिमिट। अब प्रति इकाई क्षेत्र में ड्राई मैटर जो है, शुष्क पदार्थ जो है, उसका उत्पादन एक सीमा तक पौध संख्या बढ़ने पर बढ़ता है, उसके बाद ये स्थिर हो जाता है। अब ये बायोलॉजिकल, जो हम ड्राई मैटर की बात कर रहे हैं, किस में आ रहा है, बायोलॉजिकल ईल्ड में आ रहा है। तो बायोलॉजिकल ईल्ड क्या होती है, कम नहीं होती। अगर प्लांट डेंसिटी बढ़ी तो ये कम नहीं होगी, ये स्थिर हो जाएगी। उसी तरह भूसे की जो मात्रा होगी वो स्थिर हो जाएगी, भूसे की मात्रा कम नहीं हो जाएगी। ये बात समझ आई आपको। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि क्रॉप जियोमेट्री क्या होती है, फसल ज्यामिति, जैसा कि हमने थोड़ा सा रेफरेंस लिया ही था, थोड़ा सा पढ़ा था, वैसे इसे भी समझ लीजिए। क्रॉप जियोमेट्री रिफर्स टू द शेप ऑफ द प्लेस अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल प्लांट। ये चीज हमने बताई थी कि कौन सा जो स्थान है वो फसल को किस रूप में प्रदान किया जा रहा है, यानी किस रूप से उपलब्ध है, उसे ही हम कह देंगे क्रॉप जियोमेट्री। फसल जमीन उस स्थान के आकार को दर्शाती है जो प्रत्येक पौधे के लिए उपलब्ध होता है। इट इन्फ्लुएंस यील्ड बाय अफेक्टिंग लाइट इंटरसेप्शन और रूटिंग पैटर्न एंड मॉइस्चर एक्सट्रैक्शन। ये अफेक्ट करता है हमारे प्रकाश अवशोषण को, जल प्रणाली को, नमी उपयोग के पैटर्न को प्रभावित कर उपज को प्रभावित करता है। अब ये सारी चीजें जब प्रभावित होंगी तो जाहिर सी बात हमारी उपज भी प्रभावित होगी, ईल्ड प्रभावित होगी। इट इज मैनिपुलेटेड बाय चेंजिंग इंट्रा रो स्पेसिंग। प्लांटिंग पैटर्न को चेंज करके इसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। अब हम इसके भी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे कि इसके भाई इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, वाइडर स्पेस क्रॉप बेनिफिट अंडर प्रॉपर क्रॉप ज्योमेट्री। क्या होता है कि उचित फसल ज्योमेट्री में अधिक दूरी वाली फसलें लाभ प्राप्त करती हैं, जिनमें दूरी अधिक होगी वो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। इंडिविजुअल की बात चल रही है। ठीक है, प्लांट दैट रिड्यूस इक्वल स्पेस इन द डायरेक्शन आर गिवन स्क्वायर ज्योमेट्री। क्या बता रहा है कि जिन पौधों को चारों दिशाओं से समान स्थान चाहिए उन्हें वर्गाकार ज्यामिति दी जाती है। देखिए, जब पौधे चारों तरह से सही स्थान चाहिए होता है उन्हें वर्गाकार, अभी वर्गाकार ज्यामिति क्या होती है अभी आप पढ़ेंगे, इसी में है। पेरेनियल क्रॉप लाइक ट्री सर्व्स आर यूजुअली अरेंज्ड इन ज्योमेट्री।
अब जो हमारे बहुवर्षीय फसलें जैसे कि पेड़ झाड़ियां आमतौर पर इस व्यवस्था में उगाई जाती हैं। देखिए क्या होता है कि नॉर्मली ये चीजें जो हम प्रयोग करते हैं, ऐसी जो ज्योमेट्री यूज करते हैं ऐसी फसलों के लिए यूज करते हैं जो पेरेनियल होती हैं, दो एक साल के लिए हो, कोई एक सीजन के लिए हो, ठीक है। या पेरेनियल का मतलब होता है जो 2 सीजन से ज्यादा के लिए हो, ठीक है, वो पेरेनियल होता है। तो 1 साल के लिए हो या फिर 2 सीजन से ज्यादा के लिए हो लगती हो खेत में, तो वहां पर हम क्रॉप ज्योमेट्री का ध्यान रखते हैं विशेष रूप से। अब हम टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री की बात करेंगे, यहीं पर आपको सब कुछ से मिल जाएगा आपका जवाब। टाइप्स ऑफ क्रॉप ज्योमेट्री यानी फसल ज्यामिति के प्रकार। पहला आता है स्क्वायर प्लांटिंग। स्क्वायर प्लांटिंग आप समझिए, मैं अभी आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये आपको वर्गाकार लग रहा है, कैसे लग रहा है? मेरे हिसाब से अब सही है, ठीक है। अब समझिए आपको भाई, हमारी जो ये वाली दूरी है और जो ये दूरी है वो एक समान है, ठीक है। जब हमारी ये दूरियां एक समान हैं तो इसे हम कह देंगे स्क्वायर प्लांटिंग। मैथ वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। हमने जो पौधे बोए वो कैसे बोए? एक यहां पर बोया, सॉरी, एक यहां पर बोया, एक यहां पर बोया, एक यहां पर बोया। अब बात सुन भाई, ये हमारा क्या हो गया? स्क्वायर प्लांटिंग हो गई। अब आप कह सकते भैया यहां पर तो खाली है, तो यहां पर हम फीड प्लांट बोलते हैं, ठीक है। वो हॉर्टिकल्चर वाला जब आप पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। वैसे फील्ड क्रॉप्स, देखिए जो जियोमेट्री होती है वो ज्यादातर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए यूज करते हैं, जैसे फल के पौधों के लिए हो गई, इस तरह के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, स्क्वायर सिस्टम वगैरह। तो वहां पर जैसे अब आम के पेड़ आपने यहां पर लगा दिए, ये कहां पर क्या लगाए आपने? आम के पेड़ लगाए यहां पर, समझ गए। अब यहां पर एक पपीता का पेड़ लगा दिया, क्या लगा दिए? पपीता। अब भाई आपने पपीता क्यों लगाया? क्योंकि जो आम के पेड़ होंगे ये कई सालों में तैयार होंगे, लेकिन आपका पपीता 1-2 सालों में क्या होगा? फसल दे देगा, जिससे आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा बीच में। अब आप वेट करते रह जाएंगे कि हमारे आम कब आए, तो वो काफी लंबा प्रोसेस, लेकिन उसी बीच में हम यहां से थोड़ा सा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये जो होता है गैप फिल प्लांट कर होता है। ये इसमें क्या होता है? इफिशिएंट यूज ऑफ लाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। अब ऐसा सिस्टम आप देख रहे थे कि चारों कोने में पौधे लगे थे, इससे क्या होगा? प्रकाश, जल, पोषक तत्व सबका कुशल उपयोग हो जाता है। उसके बाद रेक्टेंगुलर प्लांटिंग। रेक्टेंगुलर प्लांटिंग यानी आयताकार प्लांटिंग। भाई आप रेक्टेंगुलर प्लांटिंग क्या है? पहले उसमें दूरियां दोनों समान थी, इसमें क्या होगी? ये वाली दूरी ज्यादा हो गई और ये वाली कम हो गई, या फिर लंबाई ज्यादा हो गई या फिर चौड़ाई कम हो गई, ठीक है, या फिर चौड़ाई ज्यादा हो गई लंबाई कम हो गई। तो इस प्रकार के सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर सिस्टम कह देते हैं। समझ में ही बात है। इसमें देखिए लिखा क्या है कि वाइडर इंटररो एंड क्लोज इंटररो स्पेसिंग। पंक्तियों के बीच अधिक दूरी और पंक्तियों के पौधों के बीच कम दूरी होती है। उसके बाद बात करें कि फैसिलिटेट इजी इंटरकल्चरल ऑपरेशन, जैसे वीडिंग, इरिगेशन, ये आसान हो जाता है, जैसे निराई, गुड़ाई, सिंचाई, ये सब क्रियाओं को आसान कर देता है ये सिस्टम। सुटेबल फॉर एनुअल क्रॉप्स विद क्लोज स्पेसिंग, ये निकट दूरी वाली जो वार्षिक फसलों के लिए उपयुक्त होता है। उसके बाद ट्रायंगुलर, जैसा कि आपने ट्रायंगल देखा होगा, ट्रायंगुलर प्लांटिंग। ट्रायंगुलर प्लांटिंग क्या होती है कि ऐसे सिस्टम होता है यार, आप समझ में आया बात? एक पौधा यहाँ, एक पौधा यहाँ, ये आपका ट्रायंगुलर होता है। और मैंने जैसा बताया कि बहुवर्षीय पौधे ये सब यूज किए जाते हैं ज्यादातर। उसके बाद मिसलीनियस। देखिए मिसलीनियस जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है कि विविध प्रकार की, इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं होगा, आप किसी पैटर्न लगा दीजिए। इसमें क्या होता है, थोड़ा इसे बढ़ा देते हैं ताकि आप सही से देख सकें, ठीक है। हाँ, तो रेंडम और रो ट्रांसप्लांटिंग कॉमन इन राइस और रागी। ये जो मिसलीनियस पैटर्न देखने को मिलता है ये राइस में देखने को मिलता है और रागी में देखने को मिलता है।
धान और रागी जैसी फसलों के लिए अनियमित और पंक्ति रोपण का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्पेशियल पैटर्न्स की बात कर लेते हैं, इसी के अंदर आ रहा है मिसलेनियस के। स्किप रो प्लांटिंग, स्किप रो प्लांटिंग, स्किप मतलब होना है छोड़ देना। एवरी अल्टरनेट रो इज स्किप्ड, एक पंक्ति छोड़ दी जाती है, एक रो छोड़ दी जाती है, हर एक वैकल्पिक पंक्ति छोड़ दी जाती है। उसके बाद आता है इसी में अगला पॉइंट, कंपनसेट बाय रिड्यूसिंग स्पेसिंग बिटवीन प्लांटेड रोज। क्या होता है कि बोई गई पंक्तियों के बीच दूरी घटकर संतुलन बनाया जाता है। उसके बाद जो दूरी घटाई जाती है तो उससे संतुलन बन जाता है। इसी तरह इसका अगला पॉइंट आता है कि पेयर्ड रो प्लांटिंग, यूम पंक्ति बुआई। इसमें क्या होता है, टू रो प्लेस क्लोज टुगेदर विद वाइड स्पेसिंग बिटवीन पेयर्स। अब हम दो पंक्तियों को पास पास और यूमों के बीच अधिक दूरी रखी जाती है। और ये सूटेबल किसके लिए होती है, तो भाई ये मिश्रित फसल प्रणाली जो होती है उसके लिए होती है, और इंटरक्रॉपिंग जो होती है उसके लिए उपयोग किए जाते हैं। तो मोस्टली जो होती है इंटरक्रॉपिंग के लिए। मिश्रित क्रॉपिंग तो आपकी अन्ना वन्ना होती है कि कहीं भी कुछ भी बो दिया, इंटरक्रॉपिंग में यूज करते हैं जिसमें एक पैटर्न होता है। इसके बाद हम आफ्टर कल्टीवेशन, इसमें कौन कौन सी प्रोसेस अपनाई जाती हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं उनकी बात कर लेते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन फसल के बाद की क्रियाएं। आफ्टर कल्टीवेशन इंक्लूड्स ऑपरेशन लाइक थिनिंग, गैप फिलिंग, हैरोइंग एंड क्या लिखा है, टिलिंग आफ्टर क्रॉप इमरजेंस। क्या बता रहा है, फसल उगने के बाद क्रियाओं में पतलापन यानी कि थिनिंग, रिक्त स्थान भरना यानी गैप फिलिंग, जुताई आदि शामिल है। अब पतलापन जैसे डेंसिटी ज्यादा हो गई तो हमें कम करनी पड़ेगी जब ताकि कंपटीशन ना हो, ठीक है। और रिक्त स्थान भरना, अब कई जगह ऐसी हो जाती है जहां पर पौधे उगते नहीं तो वहां पर पौधे लगा देना ताकि उसका भी सही से उपयोग हो सके। उसके बाद डीज ऑपरेशन हेल्प्स मेंटेन ऑप्टिमम प्लांट डेंसिटी। अब ये क्रियाएं जो होती हैं उचित पौध संख्या बनाए रखने में सहायक होती हैं, अच्छी डेंसिटी बनी रहे खेत में, ये अच्छे से ये वाली क्रियाएं इसमें शामिल कर लेती हैं। यानी ये जो प्रोसेस होती हैं ये डेंसिटी को बनाए रखने में हेल्पफुल होती हैं, ये कहने का मतलब है। थिनिंग यानी पतलापन। अब थिनिंग मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि डन व्हेन प्लांट डेंसिटी इज टू हाई ड्यू टू एक्सेसिव सीड रेट और अनइवन सोइंग। अब ये जो हमारी थिनिंग की जरूरत कब पड़ती है, जब अधिक बीज मात्रा और असमान बुआई के कारण जो हमारी पौध घनत्व होता है वो अत्यधिक हो जाता है, ठीक है, डेंसिटी ज्यादा ही हो गई। ये जब ज्यादा हो गई तो हमें कुछ पौधे निकालने पड़ेंगे। रिमूव एक्सेस प्लांट टू रिड्यूस कंपटीशन, और ऐसा क्यों करेंगे, ताकि अतिरिक्त पौधों को हटा देंगे ताकि प्रतिस्पर्धा को कम किया जा सके। उसके बाद गैप फिलिंग मैंने बता रखा है यार, वही चीज लिखी हुई है गैप फिलिंग में कि डन व्हेन गैप्स ऑकर ड्यू टू। अब जो गैप्स आएंगे किस कारणों से आएंगे, जैसे कि पुअर सीड क्वालिटी की वजह से आएंगे, खराब बीज गुणवत्ता। अब खराब बीज गुणवत्ता से क्या मतलब, आपने बीज बो दिया लेकिन वहां पर पौधा उगा ही नहीं, इमरजेंस हुआ ही नहीं, ठीक है, तो हमें गैप फिलिंग करनी पड़ेगी। वह के बाद आता है, उसके बाद आता है सॉइल क्लस्टरिंग। ये वह के बाद निकल गया, जो ये मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अवधि बोली जाती है, ठीक है, तो नेचुरल लैंग्वेज है वो निकल जाता है कई बार। मिट्टी की सतही कठोरता। अब मिट्टी कठोर है तो बीज जर्मिनेट होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इस कारण बहुत से सीड्स जो बीज हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। जब सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते तो आपको वहां पर अलग से सीड लगाने पड़ेंगे, यानी पौधे लगाने पड़ेंगे गैप फिल करने के लिए। उसके बाद है इनकरेक्ट सीड डेप्थ। अब बहुत ऊपरी या गहराई से बुआई। देखिए क्या होता है, अगर आपने बहुत गहराई में बीज डाल दिए या फिर बहुत उथले ही में बीज डाले हैं, बहुत ऊपर ही ऐसे मिट्टी ढक ही नहीं पाए बिल्कुल है, तो वहां पर भी सीड जर्मिनेट नहीं होगा, फिर आपको गैप फिलिंग करनी पड़ेंगे। लो मॉइस्चर इन ड्राईलैंड, सूखे से में नमी। अब देखिए नमी की कमी, अब जब पानी नहीं होगा, नमी ही नहीं है, तो जाहिर सी बात वो जर्मिनेट कैसे होगा। पहला काम ही होता है पौधे जो करते हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करने का करते हैं। उसके बाद फीड कैसे करते हैं, रीसोइंग सीड को पुनः बोकर कर सकते हैं, और ट्रांसप्लांटिंग रिजर्व सीडलिंग। देखिए रिजर्व सीडलिंग जैसे
आपके पास कुछ पौधे बचे हुए हैं वो आप उसमें लगा सकते हैं, यानी आरक्षित पौधों की रोपाई कर सकते हैं, जो बचे हुए पौधे हैं उन्हें लगा सकते हैं। ठीक है। शुड बी डन अर्ली सो व्हेन न्यू प्लांट मेच्योर विद एग्जिस्टिंग वंस। अब ये प्रक्रिया जो हो शीघ्र करनी चाहिए, ताकि जो अन्य पौधे हैं, जो अभी पौधे लगाए गए नए, वो अन्य पौधों के साथ ही मेच्योर हो। ऐसा ना हो कि अब वो पक गए हैं, कटने की स्थिति में आ गई, अभी हम फ्लावरिंग स्टेज ही चल रही है, ठीक है, इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ ही चल रही है, कुछ तो ऐसा ना हो, इसलिए जल्दी प्रक्रिया ये कर लेनी चाहिए। गैप फिलिंग का टाइम कैसा होता है? देखिए, गैप फिलिंग टाइम जो होता है हमारा, क्रॉप इधर लिखिए और आइडियल टाइम फॉर गैप फिलिंग यानी आदर्श समय क्या होगा। गन्ने के लिए बात करेंगे तो विद इन 30 डेज ऑफ प्लांटिंग, यानी कि रोपड़ के 30 दिन के अंदर हमें शुगर केन यानी गन्ने में कर लेनी चाहिए गैप फिलिंग। उसके बाद मेज, सोरगम, राइस में की बात करें तो 10 से 15 दिन के भीतर कर लेना चाहिए हमें गैप फिलिंग, अदरवाइज प्रॉब्लम्स आ जाएंगी मेच्योरिटी वाली। हमारी क्रॉप में देखने को मिलेगा कि ये पहले पका, वो जल्दी बाद में पक रहा है, यानी मेच्योर हो रहा है, हार्वेस्ट करने में प्रॉब्लम आएगी। बस जैसा आपने गांव में देखा होगा कि क्या होता है, जब हम लोग कई बार बीच में कोई एक भाग छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये अभी पका नहीं है, अब ये सूखा नहीं है, बगल बगल से काट लेते हैं, ये जब तक पूरी फसल कटेगी जब तक ये सूख जाएगा, ठीक है, तो इसे बाद में काट लेंगे फिर शामिल कर लेंगे, ये करते हैं ना हम लोग, वही चीज़ है, क्योंकि तो ताकि मेच्योर हो जाए और इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। खैर, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से बनाता हूँ मैं वीडियो, तो शेयर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, बस, धन्यवाद।